अशोक द ग्रेट, महान सम्राट अशोक, जिस राजा को हमारे पाठ्य पुस्तकों में सबसे महान बताया गया है, क्या वो सच में महान था? जिस राजा को हमें अहिंसा और करुणा का प्रतीक बताया जाता है, क्या वही राजा सिंहासन के लिए अपने ही भाइयों की हत्या कर सकता था? जिसे कहा जाता है कि उसने कलिंग युद्ध देखकर हिंसा त्याग दी, क्यों उसके पश्चाताप का शिलालेख कलिंग में नहीं मिलता? ये वीडियो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये केवल स्रोतों के आधार पर एक प्रश्न है। क्या अशोक वास्तव में एक नैतिक आदर्श शासक थे, या फिर इतिहास में उनकी एक चयनित छवि गढ़ी गई? आइए देखते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकों में अशोक को प्राय भारत के सबसे महान और मानवीय शासकों में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य कथा यह है कि कलिंग युद्ध की विभीषिका देखकर उन्होंने हिंसा का परित्याग किया और अहिंसा को शासन का आधार बना लिया। परंतु जब इस दावे को मूल स्रोतों के आधार पर परखा जाता है, तो चित्र अधिक जटिल दिखाई देता है। अशोक के कथित पश्चाताप का मुख्य प्रमाण मेजर रॉक एडिक्ट 13 को माना जाता है, किंतु ये शिलालेख कलिंग में नहीं, बल्कि शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में स्थित है। कलिंग क्षेत्र में धौली और जोगड़ा के सेपरेट कलिंगा एडिक्ट्स 1 और 2 में प्रशासनिक निर्देश मिलते हैं, स्पष्ट क्षमा या अपराधबोध का वक्तव्य नहीं। यहाँ तक कि रॉक एडिक्ट 13 में भी सिर्फ पश्चाताप नहीं है, उसी में आगे अशोक वनवासी समुदायों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे शाही आदेशों का उल्लंघन करेंगे तो दंडात्मक बल का प्रयोग पुनः किया जा सकता है। ये पूर्ण अहिंसा की घोषणा नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अशोक के बौद्ध बनने को कलिंग युद्ध से जोड़ा जाता है, किंतु महावंश अध्याय 5 और दीपवंश अध्याय 6 स्पष्ट करते हैं कि राज्याभिषेक के लगभग चौथे वर्ष में ही अशोक बौद्ध संघ के संपर्क में आ चुके थे, जबकि कलिंग युद्ध 8वें वर्ष के आसपास हुआ। माइनर रॉक एडिक्ट 1, विशेषकर मस्की अभिलेख, इस बात की पुष्टि करता है कि अशोक स्वयं को लंबे समय से बौद्ध उपासक मानते थे। अतः कलिंग के बाद धर्म परिवर्तन की कथा बौद्ध स्रोतों से मेल नहीं खाती। इसमें सिर्फ वे धम्म के विश्वास को और मजबूत करने की बात करते हैं। इन्हीं बौद्ध ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने अधिकांश सौतेले भाइयों की हत्या करवाई। केवल तिस या विताशोक जीवित बचे। ये घटना कलिंग युद्ध से पूर्व की है और उस समय की है जब अशोक पहले से बौद्ध संपर्क में थे। अतः इसे किसी पूर्व धार्मिक क्रूरता के रूप में अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सारे इतिहासकार अशोक के बौद्ध धर्म का इतना गुणगान करते हैं, पर गैर बौद्धों के खिलाफ उसके असहिष्णुता और हिंसा का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते। कलिंग के बाद पूर्ण अहिंसा की धारणा भी विवादित है। अशोकावदान में पुनर्वर्धन में लगभग 18,000 आजीविकों के मृत्युदंड का उल्लेख मिलता है। इसी ग्रंथ में जैन समुदाय के विरुद्ध हिंसा और विताशों की त्रुटिवश हत्या का भी वर्णन है। कहा जाता है कि महावीर को बुद्ध से बड़ा दिखाने वाली पेंटिंग के विरोध में अशोक ने जैन मुनियों के कटे सर लाने पर इनाम की घोषणा की। इसी क्रम में किसी व्यक्ति ने इनाम के लालच में वित्ताशोक को जैन मुनि समझकर उसकी हत्या कर दी। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज में इन परंपराओं के संप्रदायगत आयाम को स्वीकार करती है और उन्हें पूरी तरह अस्वीकार नहीं करती। अहिंसा के संदर्भ में भी शिलालेख और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। रॉक एडिक्ट 1 में अशोक पशु वध पर रोक लगाते हैं, पर राजमहल में पशु हत्या जारी रही। अशोक प्रतिदिन मोर और हिरन के मांस का सेवन करते थे। मृत्युदंड समाप्त नहीं किया गया, केवल 3 दिन की मोहलत दी गई। दास प्रथा भी समाप्त नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर था। अशोक की मृत्यु के कुछ दशकों बाद ही मौर्य साम्राज्य का तीव्र पतन हुआ। यदि उनकी नीतियां दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करती, तो विघटन इतना शीघ्र न होता। पम महामात्रों, शिलालेखों और प्रचारात्मक गतिविधियों पर अत्यधिक खर्च के कारण राजकोष पर भारी दबाव पड़ा। एक एक शिलालेख 50 टन से भी भारी पत्थर पर बना था। इनके ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन पर बहुत भारी खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति असहिष्णुता के कारण भी कई क्षेत्रों में मौर्य सत्ता की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। अशोक की कथा अंतिम ऐतिहासिक स्वर नहीं थी। कई शताब्दियों बाद कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में मगध पर आक्रमण, जैन मूर्ति की पुनर्प्राप्ति और कलिंग की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना का उल्लेख मिलता है। खारवेल विस्तार से पाटलिपुत्र पर जीत की कहानी बताते हैं और उनका शिलालेख सीधे अशोक के धौली शिलालेख की दिशा में पॉइंट कर रहा है, जैसे अशोक को उनकी कलिंग वासियों और जैनों के प्रति असहिष्णुता के लिए एक करारा जवाब दे रहा हो। यह मौर्य प्रभुत्व के प्रति एक ऐतिहासिक प्रत्युत्तर था, जिसे पाठ्य पुस्तकों में गायब कर दिया गया है। अशोक स्तंभ के साथ हम सत्यमेव जयते जोड़ते हैं, पर विडंबना यह है कि उसके इतिहास के संदर्भ में सत्य को अक्सर चयनित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यदि वास्तव में सत्यमेव जयते हमारा आदर्श है, तो अशोक की झूठी छवि नहीं, उसके पूरे इतिहास को ईमानदारी से सामने आना चाहिए। इस वीडियो के प्रमुख स्रोत यहाँ दिए गए हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य करें। ऐसे और छुपे हुए तथ्य जो हमारे पाठ्य पुस्तकों से गायब कर दिए जाते हैं, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।